हेलो साथियों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा और कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के प्रारूप लेखन के भाग निविदा के एक ड्राफ्ट पर हम आज काम करेंगे। सत्र 2020-21 में 3 जो प्रारूप है वो हमारे सामने हमारे इस सिलेबस में रखे गए हैं। अर्थशास्त्र के पत्र जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की, आज हम निविदा पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे। तो हम निविदा लिखें तो निविदा में है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना और किस प्रकार से लिखनी है, उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर निविदा क्या है, कौन लिखता है, किसके द्वारा लिखी जाती है, वो सारी चीजें हमने आज सुबह की एक वीडियो में देखी थी। तो आज हम निविदा लेखन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस व्हाइट बोर्ड को अपनी उत्तर पुस्तिका माने आपसे प्रश्न पूछा गया है। हमारे बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न आया है वो प्रश्न ये है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के तौर पर या बतौर, दोनों नाम उसमें आ सकते हैं, कि बतौर अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला कोई भी हो सकता है, हम राजधानी के तौर पर जयपुर को इंडिकेट करेंगे, या हम अपने गृह जिले झुंझुनू को भी लिख सकते हैं कि बतौर अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग झुंझुनू की तरफ से 2 स्थान ए से बी और सी से डी 2 सड़क निर्माण कार्य करवाए जाने हैं। उसके लिए मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जानी है। तो उसका जो प्रारूप हम अखबार में छपवाएंगे उसकी बात है, और उससे अखबार के लिए हम किस प्रकार से लिखें वो बात आज हम यहाँ करेंगे। मुख्य तौर पर 2-3 चीजें हम फिर से रिमाइंड कर लें पिछले वाले वीडियो में, कि एक तो सरकारी विभाग के द्वारा, गैर सरकारी विभाग के द्वारा या किसी प्रतिष्ठान के द्वारा 3 कार्य मुख्य तौर पर करवाए जाते हैं। एक तो करवाया जाता है कोई निर्माण कार्य, दूसरा होता है उसके द्वारा किसी सामान की आपूर्ति करवाने के लिए, और तीसरा होता है अपने किसी सामान की नीलामी के लिए। वो अखबार में निविदाएं देते हैं, वहां से कुछ लोग उनको कहते हैं या उन जो प्रपत्र भर के देते हैं उसमें लिखा होता है कि हम इस दर पर या इस कीमत में या इतनी धनराशि में आपका ये काम करेंगे। उसके बाद विभाग को जो सबसे कम पैसे में काम करके देगा उसके लिए निविदा का अधिकार पत्र जारी उस विभाग के द्वारा कर दिया जाता है। तो आज हम निविदा का लेखन, निविदा का ड्राफ्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा वो तैयार करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले पृष्ठ के बीचों बीच आप लिखेंगे राजस्थान सरकार। आपने लिखा राजस्थान सरकार। उसके बाद में हम लिखेंगे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग वही होता है जिससे हम आमतौर पर अमूमन घरों में, किसी कार्यालय में, और हम सुनते आए हैं कि पीडब्ल्यूडी, हम जिसको पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, वही क्या है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग है। चलिए आगे चलते हैं। पहली पंक्ति में राजस्थान सरकार बीचों बीच, उसके नीचे वाली लाइन में सार्वजनिक निर्माण विभाग या कोई भी विभाग हो सकता है, शिक्षा विभाग हो सकता है, निर्वाचन आयोग हो सकता है, कोई भी विभाग। यहां हम और निविदा का क्रमांक लिखेंगे। निविदा का क्रमांक लिखने का वही तरीका है कि तीनों के एक एक शब्द आप लेके के चले, सा नी वी, उसके बाद में जय, उसके बाद में आप कोई भी लगा दीजिए निशान। आप जैसे 14 नंबर लगा देते हैं, और कब का, 2021 का। दिनांक जिस दिन हम निविदा जारी कर रहे हैं वह दिनांक जैसे आज 05 जनवरी 2021। उसके बाद हम निविदा का प्रारूप यहां से लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि हम कोई भी पैराग्राफ शुरू करते हैं, यहां से हम लिखेंगे राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर
मैं यहां बंद कर रहा हूं इसको। सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वारा या जयपुर की ओर से, जयपुर द्वारा स्थान, या सीधे लिखते हैं द्वारा सड़क निर्माण कार्य करवाने के लिए विभाग द्वारा पंजीकृत संवेदकों से मुहरबंद का मतलब सीलबंद, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आगे लिखेंगे हम निविदा प्रपत्र। निविदा का जो फॉर्मेट है वही प्रपत्र की, जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, जो 3, 4, 2, 1 कितने भी पेज का जो फॉर्म है, आप उस फॉर्म को बने कि निविदा प्रपत्र आधो हस्ताक्षरकर्ता से दिनांक, और यहां आप 5 जनवरी को पत्र लिख रहे हैं। हमने सुबह वाले वीडियो में देखा था कि कम से कम 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे 5 जनवरी की बजाय अब हम लिखेंगे दिनांक 20 जनवरी 2021 को 21 तक निविदा प्रपत्र दो हस्ताक्षरकर्ता से दिनांक 20 जनवरी 2021 तक निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र इसलिए किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित निविदा, पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि हम 20 जनवरी को निविदा दे रहे हैं, तो हम अंतिम तिथि 10 दिन का और समय दे देते हैं। अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 और समय लिखते हैं दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे है, देखिएगा। हमने पूर्ण प्रविष्टियों में वांछित सूचनाओं सहित निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जनवरी दोपहर 2 बजे है। 2 बजे तक है, मतलब 2 बजे तक है। अब देखिएगा, एक बार लाइन को अपन दोबारा देखते हैं कि पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक है।
और हमने दो हस्ताक्षरकर्ता, या अधो का मतलब होता है अधय, अधय इसका अर्थ ये होता है, अधय इसका मतलब नीचे, जिनके नीचे जिसके हस्ताक्षर है, यहां इस कोने में अभी हस्ताक्षर होंगे, उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति से, और निविदा का जो खाली प्रपत्र है वो किस दिनांक को ले सकते हैं, 20 जनवरी के बाद लिया जा सकता है। और अब संवेदक या ठेकेदार या जो पंजीकृत व्यक्ति है वो चाहे तो 20 को ही जमा करवा सकता है, 21 को, और वो 30 जनवरी 2021 तक को दोपहर 2 बजे तक जमा करवा सकता है। उसके लिए इतना समय दिया गया है। अब देखिएगा कि पूर्ण प्रविष्टियों एवं वांछित सूचनाओं सहित निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021 दोपहर 2 बजे है। अब यहां से इस सूचना को मैं मिटा रहा हूं और अभी हम लिखेंगे इसके आगे का भाग। हाँ, 12वीं कक्षा के बच्चों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यदि वो इस फॉर्मेट को लिखना चाहें लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि लिखना चाहिए भी। जिससे एक तो आपका अभ्यास होगा, एक आप सुनेंगे और लिखेंगे तो थोड़ा सा जो स्थिति है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कंडीशन आपके लिए ज्यादा ओपन हो जाएंगी, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। तो जहां कहीं हो सकता है कि मैं आगे निकल रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करें, लिखें, उसके बाद फिर से आगे लिखें। तो 30 जनवरी दोपहर 2 बजे तक है, आगे हम लिखेंगे निविदा, ये उसी के आगे का भाग है लेकिन थोड़ी सी असहजता होने की वजह से ऊपर लिख रहा हूं मैं। निविदा उसी दिनांक को, या उसी दिन का मतलब 30 जनवरी शाम 5 बजे खोली जाएगी। अब जब ये निविदा खोली जाएगी तो जितने लोगों ने निविदाएं जमा करवाई हैं वो सब लोग वहां उपस्थित रह सकते हैं, ताकि उनके सबके सामने और वो प्रपत्र खोले जाए। अब बात करते हैं कि हम काम क्या करवाना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग चाहता क्या है उन लोगों से, उसका विवरण है वो यहाँ लिखेंगे। उसके लिए और उचित तरीका है कि हम एक टेबल ड्रॉ कर लें, एक टेबल बना लें और एक सारणी बना लें। हम हिंदी में बात करें तो एक सारणी बना लेंगे तो उससे थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, सुविधाजनक रहेगा हमारे लिए। तो अभी हम यहां हमने एक विवरण लिखा, कार्य विवरण। हमें काम क्या करवाना है देखिएगा। यहां हम लिखेंगे क्रम संख्या, यहां कार्य का विवरण हो गया, यहां अनुमानित लागत हो गई, यहां हम बात करेंगे उसकी धरोहर राशि हो गई, यहां निविदा शुल्क हो जाएगा, और यहां आप विशेष विवरण का एक कॉलम जरूर बना लें। हमने ये टेबल बनाई और टेबल में पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग हम यहां से इस पे मिला देते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी 2 काम देगा। कार्य का विवरण है सड़क निर्माण है, जैसे वो हमने वहां भी लिखा है सड़क निर्माण। आप 2 गांव, 2 मोहल्ले, 2 किसी शहर में 2 स्थान के नाम दे सकते हैं। तो यहां हम रखते हैं ए स्थान से लेकर बी स्थान तक एक सड़क बनाई जानी है, जिसका लंबाई हो गई 5 किमी।
5 किलोमीटर दूरी की लंबी ये सड़क बनाई जानी है। इसकी अनुमानित लागत हम मानते हैं कि ये लगभग 35 लाख रुपए में बनेगी। अब चूंकि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जिसकी किसी कार्य की जो अनुमानित लागत होती है उसका कम से कम 2% उसकी धरोहर राशि होती है। तो धरोहर राशि आप यहां करेंगे, इसकी 70,000 की जा सकती है, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 2% है, तो आप 70,000 करें। निविदा शुल्क आपने लिया है 500 रुपए, और विशेष विवरण या विशेष विवरण को अपन लिख देते हैं, कार्य करने की अवधि क्या होगी, चलिए अवधि ही लिख देते हैं। तो अवधि इसकी हम देते हैं कि जिस दिन उसको अधिकार पत्र जारी होगा उसके कम से कम 4 महीने के अंदर अंदर वो बनाई जानी है। दूसरा कार्य है वही सड़क निर्माण है, और सी नाम के स्थान से और डी नाम के स्थान तक आपको जाना है, बनानी है, और इसकी दूरी होगी 8 किलोमीटर। इस दूरी की जो अनुमानित लागत है वह 50 लाख रुपए। विभाग मानता है कि 50 लाख रुपए अधिकतम अनुमानित है। इसके लिए धरोहर राशि हो जाएगी 1 लाख रुपए, और निविदा शुल्क फॉर्मेट का के पैसे सभी से बराबर लिए जाएंगे, 500 रुपए ही इसका होगा, और इसके लिए आपने दे दिए कि 5 माह देने हैं आपको। 5 माह के अंदर अंदर वो काम पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे कौन, वो व्यक्ति जिससे ये निविदा जारी की जाएगी। अब कार्य का विवरण हो गया, ऊपर किसने निविदा जारी की है वो चीजें होगी। अब यहां हम नीचे इसकी कुछ शर्तें हैं वो शर्त लिखेंगे, क्योंकि बगैर शर्त और निविदा जारी किया जाना थोड़ा सा सही नहीं है। पहली शर्त क्या होगी इसकी कि निविदा को नंबर लगा देते हैं, निविदा में आंशिक या पूर्ण बदलाव करने, आंशिक या पूर्ण बदलाव करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। देखिएगा, दोबारा देखते हैं कि निविदा में आंशिक बदलाव, पूर्ण बदलाव या उसे निरस्त करने का जो अधिकार है वो जारी करने वाले व्यक्ति को रहेगा, कि वो इसमें कोई थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, हो सकता है ये दूरी कम ज्यादा की जा सकती है, शुल्क बढ़ाया जा सकता है, धरोहर राशि कम ज्यादा हो सकती है, या उसकी अनुमानित लागत में बदलाव किया जा सकता है। जो समय और संवेदक को दिया जा रहा है कि इस और निश्चित समय में आप हमें यह कार्य करके देंगे, उस कार्य की जो अवधि है उस अवधि में और थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। ये कार्य कौन करेंगे? ये अधो हस्ताक्षरकर्ता अर्थात निविदा जारी करने वाला अधिकारी करेगा। उसके बाद ये अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नंबर निविदा में आंशिक और पूर्ण बदलाव हो गया। इसके बाद में है धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही स्वीकृति की जाएगी। कि इसका अर्थ है कि आप मनी ऑर्डर जमा नहीं करवा सकते, जिसे धनादेश कहते हैं, आप चेक जमा नहीं करवा सकते, आप केस नगद जमा नहीं करवा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसे हम आसान भाषा में बच्चे लोग ज्यादातर इसे डीडी के नाम से जानते हैं। जो डीडी है वही डिमांड ड्राफ्ट है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं निविदा विक्रय अथवा जमा करने
निविदा विक्रय करने, जमा करने अथवा खोलने की तिथियों को अवकाश रहने की स्थिति में अमुक कार्य आगामी कार्य दिवस को किए जाएंगे। ये एक विशेष परिस्थिति है। आपने देखा होगा कई दफा हमारे जो देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, वो अर्थात जो वर्तमान में किसी पद पर नहीं लेकिन इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, उनमें से किसी व्यक्ति का या किसी पदाधिकारी का निधन हो जाता है, उस दरमियान पूरे देश भर में छुट्टी या अवकाश घोषित कर दिया जाता है। हो सकता है निविदा बेचने वाला दिन, हो सकता है निविदा जमा करवाने वाला दिन या निविदा खोलने वाले दिन, किसी कारणवश यदि अवकाश रह गया तो ये जो कार्य था वो किस दिन होगा, वो आगामी तिथि को जारी किया जाएगा। इसके बाद में हम चौथी शर्त को देखते हैं कि चौथी शर्त क्या होगी। चौथी शर्त, ये सारी चीजें अखबार में और छापी जाती हैं विभाग के द्वारा, इसलिए हमें ये चीजें देखनी ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, एक बार अपन देखते हैं, शर्त देखते हैं पहली कि निविदा में आंशिक बदलाव या पूर्ण बदलाव या उसे एकदम से निरस्त किया जाना। हो सकता है विभाग ने कैंसिल कर दिया हो कि हम ये कार्य नहीं करवाना है या थोड़े समय बाद करवाना है, तो ये पूरा का पूरा कार्य है, ये अधिकार जो है निरस्त करने के, ये किसके पास रहेंगे, जारी करने वाले के पास। धरोहर राशि जो विभाग लेगा वो किसके माध्यम से लेगा, वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लेगा और कोई माध्यम के द्वारा और किसी माध्यम के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। तीसरा है कि निविदा का विक्रय मतलब बेचना, जमा करवाना अथवा खोलने की तिथियों को यदि अवकाश रहता है तो उस स्थिति में ये जो ऊपर वाले कार्य जिस दिन अवकाश रहा था, ये कार्य आगामी कार्य दिवस, अगले कार्य दिवस को होंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि यदि किसी उच्च पदाधिकारी व्यक्ति का या हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उस दरमियान और देश भर में अवकाश घोषित कर दिया जाता है, और अवकाश घोषित कर देने की स्थिति में फिर ये कार्य है वो आगामी कार्य दिवस को किया जाएगा। नंबर 4 की जो शर्त है वह हम लिखते हैं। नंबर 4 पर जो शर्त है वो हम मानेंगे कि पत्र द्वारा या डाक द्वारा भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। कि यदि आपने डाक के माध्यम से भेज दी या पत्र के माध्यम से भेजी है और किसी कुरियर के माध्यम से भेजी है तो वो आपकी निविदाएं है वो विभाग उन्हें और एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपको किस प्रकार से बाय हैंड किसी व्यक्ति को वहां जाकर जमा करवानी है और उसकी रसीद लेनी है, जिसे हम पावती के नाम से जानते हैं। फिर आप ये लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 5 के लिखने से, कि सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सशर्त का मतलब कोई ठेकेदार ये शर्त लगा दे कि मैं तो उसमें अमुक कंपनी की सीमेंट काम में लूंगा, अमुक समय को काम चालू करूंगा, तो इस प्रकार की किसी भी शर्त को मानने से विभाग ने क्या किया है, इनकार किया कि हम इन शर्तों को नहीं मानते। और एक ये जो शर्त है वो लिखना किसी भी हाल में न भूले कि किसी प्रकार के विवाद
स्थिति में अपील का कार्यक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय। और हम चूंकि जयपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से जारी कर रहे हैं तो जयपुर को ही मानते हैं कि कार्यक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर रहेगा। इसका अर्थ यह है, मान लो कंपनी में और उस कार्यालय में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, पैसों को लेन देन के चक्कर में, समय के हिसाब से, या निविदा में कोई शर्त छुपा ली गई हो, इस प्रकार का यदि कोई भी विवाद होता है, कंपनी विभाग पर कोई वाद दायर करना चाहिए, कोई केस करना चाहिए, कोर्ट केस करना चाहिए, या विभाग ठेकेदार पर कोई केस करना चाहिए, तो वो केस कौन से जिले के कौन सी अदालत में होगा? जिला एवं सत्र न्यायालय। कहाँ का? जयपुर का, इसी में होगा। इसके अलावा आप किसी बाकी जो 32 जिले हैं, हमारी जो हाई कोर्ट है, उनके किसी भी जिला और सत्र न्यायालय में आप उनको जमा, उसके खिलाफ कोई वाद या कोई केस फाइल नहीं कर सकते। और यहां जारी करने वाले का हस्ताक्षर, अखबार में होगा, हस्ताक्षर नहीं, नाम, फिर पदनाम। तो नाम देखिएगा, पदनाम की जगह हम लिख देते हैं अधीक्षण अभियंता किस विभाग के? सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर। कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के अधीक्षण अभियंता, यहां पर नाम लिखा जा सकता है, की तरफ से, और ये निविदा जारी की गई थी। तो अधो हस्ताक्षरकर्ता जो थे हमारे इस वीडियो में, जहां कहीं भी उनका नाम है, उनकी जगह पर ये माने जाएंगे। यहां एक बात और दिमाग में आई, वो बताऊं। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, हम इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने लिखा इस प्रकार से। तो यहां जो हम निशान लगा रहे हैं, ये जो विराम चिन्ह हम लगा रहे हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह। इस लाघव चिन्ह का अर्थ ये होता है, ये लाघव चिन्ह लघु धन ऐसे बना है, और लघु धन ऐसे बनने के बाद लघु धन ए हुआ तो शब्द बना हमारा लाघव। लघु का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, लघु मानी संक्षिप्त या छोटा करना। तो हमने इसे सा कर दिया, सार्वजनिक से ये निशान लगा दिया, तो हम इसे सार्वजनिक पढ़ेंगे। इस निशान का तात्पर्य, इसका महत्व यह है कि हमें ज्यादा बड़े स्थान की जगह हम छोटे से स्थान में काम चला सकते हैं, और हम कम शब्दों में अधिक बातें कह सकते हैं। आपने अधिकांश तय देखा होगा कि किसी भी डॉक्टर के नाम के सामने इस प्रकार का निशान लगा होता है। ये हम इसे डॉक्टर ही पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है? ये लाघव चिन्ह है। और लाघव चिन्ह की महत्ता ये है कि पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, और व्यक्ति उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे पंडित या राज्यसभा, लोकसभा हमने देखा है, तो राज्यसभा, लोकसभा, तो रास है, लोश है, ये नाम आते हैं। तो इसलिए ये लाघव चिन्ह का महत्व है। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो का सार यही है। सबसे पहले पूरे पेज को हम, पूरे बोर्ड को या पूरा पेज, उसका बीच वाला हिस्सा लेंगे, वहां सरकार का नाम लिखेंगे, राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार जो भी है। तो राजस्थान सरकार, विभाग का नाम, जिले का नाम, यहां हम निविदा का क्रमांक लिखेंगे, और उसी पंक्ति में, उसी लाइन में लास्ट में उसकी तारीख लिखेंगे, हमने किस दिन को जारी किए। उसके बाद हम राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर, और अब अनुशंसा, देखिएगा, दो शब्द हमारे जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनको युग्म शब्द वाला जो हमारा विभाग है उसमें हम पढ़ेंगे। अनुशंसा और अभिशंसा, इन दोनों का अर्थ बहुत
बारीक सी, बहुत पतली सी रेखा होती है इनके बीच में, अंतर बहुत छोटा सा। अनुशंसा मतलब सकारात्मक सिफारिश, और यहां क्या होगी, नकारात्मक सिफारिश। दोनों में इतना माइनर सा, बहुत पतली सी लाइन है, और अर्थ इनका बहुत विस्तृत है, बहुत अलग अलग, एकदम विपरीत अर्थ होता है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण हो जाता है। तो सकारात्मक सिफारिश के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित या मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, कि मोहरबंद मानी जाएंगी, स्वीकार की जाएंगी, और इसके लिए कुछ शर्त होती है, वो शर्त आएंगी। उससे पहले कार्य का विवरण लिखना है कि काम क्या है, सड़क निर्माण, कहां से कहां तक, कितनी अनुमानित लागत, कितना उसकी धरोहर राशि कितनी होगी। धरोहर राशि का अर्थ होता है कि वो राशि जमा रखी जाती है, जिससे हम मान के चले 1 2 3 4 आदमी थे, चारों आदमी ने मोहरबंद निविदा जमा करवाई, चार में से चारों जानते हैं इस बात को कि किसी एक को काम मिलेगा। मान लेते हम 3 नंबर वाले व्यक्ति को काम मिला, इन लोगों ने जो अपन ने लिखा था कि 70 हजार रुपए मान लो इन्होंने जमा करवाए थे, तो वो 70 हजार रुपए इनको वापिस से लौटा दिए जाते हैं। निविदा का जो शुल्क लगता है 500 रुपए इसमें, जिससे कि हमने उस टेबल में लिखा था, वो पैसे उनको वापिस से नहीं लौटाए जाते। तो ये मुख्य बातें थी। उसके बाद आई थी इनकी शर्तें। तो शर्त क्या थी कि पहला पूर्ण बदलाव, आंशिक बदलाव और निरस्त किया जाना, ये अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास है, इसके अधिकार सुरक्षित है। धरोहर राशि जो भी हम जमा की जाएगी, ये जो धरोहर राशि या जमानत राशि भी बोल सकते हैं, उस धरोहर राशि को जमानत राशि भी बोला जा सकता है। उसका अर्थ यह है कि बाय द वे काम करने वाले ठेकेदार ने काम बीच में छोड़ दिया, समय निश्चित जो तय किया गया था उस समय में नहीं किया, अथवा घाटा होने की स्थिति में या अन्य किसी प्रकार की आपदा के समय या किसी भी स्थिति में, और वो ठेकेदार वहां से काम को बीच में छोड़ के भाग जाता है, तो जो पैसे उसने जमा करवाए थे वो विभाग जमा कर देता है, उसे वापस से नहीं देता। अन्यथा क्या होता है, जो ही काम पूरा होता है विभाग के द्वारा उसे और कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो ये जो धरोहर राशि जमा की गई थी, सॉरी इनके तो जमा लौटाई दी थी, इसकी हमारे पास विभाग के पास इसी की राशि सुरक्षित पड़ी है, तो वो राशि और कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दिए जाने के पश्चात उनको, उस ठेकेदार को विभाग के द्वारा वापस लौटा दी जाती है। तो ये कुछ, इसके अलावा 1-2 शर्त वो थी कि धरोहर राशि हम इस प्रकार से जमा करेंगे, कोई सशर्त निविदा नहीं चलेगी, डाक के द्वारा भेजी गई निविदा निरस्त मानी जाएगी। इसके अलावा था कि कोई भी विवाद होने की स्थिति में, कोई केस होने की स्थिति में, और जिला और सत्र न्यायालय जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोई भी जिले का आप नाम लिख सकते हैं कि उस जिले की जो जिला और सत्र न्यायालय है वही और कार्य क्षेत्र माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी जिले के जिला और सत्र न्यायालय में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो और फिर यहाँ पर पदनाम और विभाग का नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे आज का जो निविदा का पार्ट है वो पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। तो यदि आपको पसंद आता है तो आप बच्चों के साथ शेयर करें, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप बच्चों के हित में ये कार्य जरूर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।